Hello students, in the chapter Genetics and Heredity, there is a topic called evolution, and today we will learn something about evolution. Evolution जो है Genetics and Heredity के चैप्टर में ही इंक्लूड किया गया है, बट ये इट इज़ ए सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमें सबसे जो इंफॉर्मेशन जो देती है कि हम एवोल्यूशन में ये स्टडी करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो जीव जंतु हमारे पास जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे बर्ड्स हो गए, चाहे वाटर के एनिमल्स जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, जो भी हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उन क्वेश्चंस का आंसर ये एवोल्यूशन देता है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि क्या जितने जानवर आज एट प्रेजेंट हमारी अर्थ पे है, क्या 1000 साल पहले भी इतने ही थे? फिर मैं ये बताता हूं कि क्या जो 1000 साल पहले जानवर जितने थे, क्या सभी की स्पीशीज आज तक यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो क्या वजह है कि वो यहाँ से चल गई या एक्सटिंक्ट हो गई? फिर ये बताते हैं कि इतने ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी जो है उसके पीछे क्या हमारे पास क्या एविडेंस है कि यहाँ पे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो इवॉल्व हुई है और जो इतने किस्म के जीव जंतु हैं हमारे ज़मीन पे, हमारे जो अर्थ पे, जो ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि हम आज भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जब पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उनका जो बच्चा है उनके जैसा नहीं होता है। अगर हम 7-8 जनरेशन का कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस दिखेगा आपको, उसके बॉडी गेटअप में, उसकी थिंकिंग में, उसके बिहेवियर में। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ तो चेंज हो रही, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और वो जो चेंज हो रही है जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, हमारी एग्जिस्टिंग जेनेटिक मेकअप में हो रही है, तो वो एक अल्टीमेटली काज बनता है एवोल्यूशन का। तो इसलिए एवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं। हमारे जो एवोल्यूशन है इस जो एवोल्यूशन वर्ड है इवॉल्वेर से निकला है। इसका मतलब होता है टू अनरोल और टू अनफोल्ड। ठीक है, ये एवोल्यूशन का मतलब है। और आपको मैं ये बताऊं कि एवोल्यूशन जो है may be defined as the sequence of gradual change in the organization of living organisms that ultimately lead to the formation of new स्पीशीज। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि जो अल्टीमेटली जो इसका ये क्या बनता है कि जो ग्रेजुअल चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आने से हमारे जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं और वो जर्मिनल वेरिएशंस आगे जाके एकमुलेट होती हैं और वो फाइनली जाके एक नई स्पीशीज को जन्म देती हैं। जो नई स्पीशीज होती है वो पहले वाले से इंटरब्रीड नहीं कर सकती है। स्पीशीज का मतलब ही होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज नई बनने का मतलब क्या है कि वो पीछे वाले अपने एंसेस्टर्स के साथ अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाती है और उनके साथ जीन शेयर नहीं करती है, और जीन शेयर नहीं करेगी तो आस्ता वो अपने लाइन पे इवॉल्व होती जाएगी। तो इसको हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं। एवोल्यूशन में
आप देखोगे कि जो हमारी ज़मीन पे, हमारी अर्थ पे एवोल्यूशन हुआ है, ये सभी साइंटिस्ट जो है ये जो क्लेम करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे एविडेंस होने चाहिए और जो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा, कर सके कि देयर हैज़ बीन एवोल्यूशन ऑन अर्थ एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन इज ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज हो जाती है, ये कोई ऐसे एब्रप्ट चेंज नहीं आती है, ये ग्रेजुअल चेंज है और ये कंटिन्यूसली हमारे साथ हो रहा है, हमारे स्पीशीज के साथ हो रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे कि एविडेंसेस क्या है हमारे पास, तो एविडेंस देयर आर सो मैनी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। अगर आपको कोई बोले एवोल्यूशन क्यों है, देयर आर मैनी एविडेंसेस विच फेवर एवोल्यूशन। पहला मैं बताऊंगा होमोलोगस आर्गन्स, होमोलोगस आर्गन्स, फिर मैं बताऊंगा एनालोगस आर्गन्स है, फिर है फॉसिल रिकॉर्ड्स, इसको हम बोलेंगे पेलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसके बाद मैं बताऊंगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसके बाद मैं बताऊंगा एटाविज्म, साइटोलॉजिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, तो बहुत सारे एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, देयर आर सो मेनी एविडेंसेस जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो सिंपली मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कराऊंगा। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं, जो है दीज आर द ऑर्गन्स हैविंग सेम बेसिक डिजाइन but they differ with respect to functionality। इनके फंक्शंस जो है क्या है वो डिफरेंट है। तो अगर मैं बताऊंगा होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे पास हैं, जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा होमोलोगस ऑर्गन्स की, सपोज मैं बताऊंगा आर्म्स इन ह्यूमन बीइंग, ये एक आ गई, फोर आर्म्स या लेग्स बोलेंगे इन हॉर्स, 4 लिम्स इन कैंगारो, फिर जो है 4 लिम्स इन बैट, बैट में अलग है। इस तरह से बर्ड्स में है। अब जैसे 4 लिम्स की बात करें, आगे वाला जो अपेंडेजेस है हमारी, इसकी जब बात करेंगे तो बेसिक डिजाइन इन सबका एक जैसा है। बेसिक डिजाइन में मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जैसे इसका जो एक बोन है हमारे पास, ठीक है, ह्यूमरस बोन बोलेंगे इसको, इसके बाद रेडियस अल्ना है, इसके बाद कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है, ये सारे की सारी बोन्स जो है मिलके हमारे आर्म्स बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो आर्म्स है ये किसका क्या फंक्शन करती है? ग्रैस्पिंग का, ग्रैस्प करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए ये आर्म्स का काम है। जैसे बंदर वगैरह हैं उनका भी 4 लिम्स है, वो ग्रैस्प करके पेड़ पर चढ़ते हैं, उनका वो काम है। हॉर्स में अगर देखो कि 4 लिम्स से जो है वो क्या करता है, दौड़ता है, तो वो रेस के लिए काम है, इसका फंक्शन क्या है? रेस के लिए। इसी तरह से कंगारों में बोला जाए कि 4 लिम्स जो है मॉडिफाई हो गई है कि अपना जो कंगारों में उसका पाउच होता है, जो बेबी होता है, उसको होल्ड करने के लिए, इसलिए हॉप करके वो दौड़ती है, तो इसलिए अपना बच्चा जो है वहाँ पे उसको होल्ड करके रखती है।
इसी तरह से मैं बताऊंगा बैट में देखा जाएगा कि इसका पैडिज्म होता है और इसके 4 लिम्स जो है मॉडिफाई हो गए उड़ने के लिए। तो यहाँ पे बर्ड्स में भी आप देखोगे कि 4 लिम्स का अगर आप बर्ड्स के पंख निकाल दोगे तो यू विल सी द सेम बेसिक डिजाइन जो है इन द विंग्स ऑफ बर्ड्स। और आप देखोगे कि जो फेदर्स निकाल दोगे तो अंदर से जो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको दिखेगी एंड यू विल सी देयर इज अ सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ दैट 4 limbs but it has been modified for different functions. So homologous argument से हमें ये लगता है कि we all the species are interrelated and they have been specified for different functions in different organisms. तो इससे हमें लगता है कि we all are same and this is an example of divergent evolution. ठीक है, इसी तरह से हमारा adaptive reductions का भी concept है, वो आप बाद में पढ़ोगे। दूसरा मैं बताऊंगा एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होता है? दीज आर द ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन बट देयर फंक्शंस आर सेम। टोटली जो है इसके एंटी है, इसका कंट्रास्ट है समझो। होमोलोगस ऑर्गन्स का अपोजिट एनालोगस ऑर्गन्स में हम देखते हैं कि दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स which do not have the same basic designs and origin but their functions are same. Suppose मैं आपको बताऊंगा wings of butterfly and birds में और बटरफ्लाई की अगर बात करोगे, बटरफ्लाई के विंग्स देखें आपने, कोई बोन्स नहीं है, सिर्फ विंग्स हैं और विंग्स क्या करते हैं, उसको फ्लाइंग में हेल्प करती है। इस तरह बर्ड्स भी क्या करते हैं, बर्ड्स का भी अंदर से बेसिक डिजाइन है नहीं जैसा बटरफ्लाई में होता है, लेकिन फेदर्स और वो जो विंग्स है उसके भी हेल्प करता है, इसमें फ्लाइंग अडॉप्टेशंस के लिए, फ्लाइंग के लिए हेल्प करता है। इसके एनालोगस ऑर्गन्स भी हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एक एग्जांपल है और हमें ये लगता है कि दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड, दीज एनिमल्स आर इंटररिलेटेड। फिर जो है फॉसिल रिकॉर्ड्स है। फॉसिल का पैलेंटोलॉजी जो है हम बोलते हैं स्टडीज ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिकॉर्ड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि वो जो है उसके फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये पता चला कि वो क्या था। तो वहाँ पे हमारे पास जो है फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स आज भी हैं जो इस जमीन पे नहीं है। इससे हम ये, जैसे डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, आर्कीपेट्रिक्स जो है इसका एक फॉसिल मिला है, आर्कीपेट्रिक्स का ये हमें फॉसिल मिला है। और इस फॉसिल का आपने देखा होगा जो इसके स्केल से लेग्स पे और टीथ जो है उसकी बीक में थे, था तो परिंदा ये, लेकिन लिजर्ड जैसे जो है करैक्टरिस्टिक्स इसमें थे। अब देखो इसका मतलब ये लगता है कि लिजर्ड्स एंड जो बर्ड्स जो है दे आर इंटररिलेटेड। लिजर्ड से बार्ड बने होंगे क्योंकि बर्ड्स में तो बीक में टीथ नहीं है, लेकिन लिजर्ड की जो माउथ होता है आगे वो बीक जैसा होता है और उसके अंदर टीथ होते हैं, होमोलोगस टीथ होते हैं। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि आस्ते आस्ते एवोल्यूशनरी स्टेज पे कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज भी बनी, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गई किसी कारण से। और हम ये देख सकते हैं देयर इज ए लिंक बिटवीन लिजर्ड्स या रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो आप इसमें देख सकते हो कि वी डू हैव पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमें बहुत सारा पता चलता है कि किस तरह से जो है एवोल्यूशन हमारी अर्थ पे हुआ है। आपको फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हॉर्स का अगर फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी किया जाए तो हॉर्स जो हमारा इयोसीन में जो पहला जो है हॉर्स मिला था, तो उसके फॉसिल आप देखोगे बिल्कुल वो जो है उसकी हाइट भी बहुत कम थी, उसकी पीठ भी जो है वैसी नहीं थी जैसी आज है। लेकिन आज का जो हॉर्स है वो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सवारी करने के लिए आया, उसकी बैकबोन सीधी मॉडिफाई होकर इस तरह से जो है होती है जहाँ पे हम बैठा करते हैं। तो इसकी हाइट बढ़ गई, इसके जो नीचे जो है 5 उंगलियां होती थी, लेकिन आज एक ही सिंगल हूफ में कन्वर्ट हो गई है। तो इसके सारे के सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है और इसकी बॉडी डिज़ाइन जो है विद टाइम चेंज हुई है, और आज का जो हॉर्स है वो
अगर हम 100 साल या 100 जो है ईयर्स या 1000 ईयर्स पहले की बात करेंगे तो वैसा हॉर्स तब नहीं था। इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ है और एवोल्यूशन के साथ साथ उनकी बॉडी में मॉडिफिकेशंस आई हैं और इस तरह से। इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की मैं बात करूं, एम्ब्रियो अगर हम 3 मंथ्स का एम्ब्रियो अगर स्टडी करेंगे, अगर फिश का करो, फ्रॉग का करो, रेप्टाइल का करो, लिजर्ड का, ठीक है, बर्ड का करो और ह्यूमन बीइंग का, इनके एम्ब्रियो में यू विल नॉट सी एनी डिफरेंसेस बिटवीन द एम्ब्रियोज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो एम्ब्रियो बेसिक डिजाइन शुरू से जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो सेम है, लेकिन बाद में उनकी शेप जो है चेंज हो जाती है। तो हमें ये लगता है कि अगर बेसिक जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो स्टार्टिंग डेवलपमेंटल स्टेज अगर सबकी सेम है, इन सब के एम्ब्रियो को टेल होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को फाइनली टेल नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इनके एम्ब्रियोज को स्टडी करेंगे तो हमें ये लगेगा कि 3 मंथ का एम्ब्रियो हम डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम फिनोटिपिकली डिस्टिंग्विश करेंगे कि फ्रॉग का कौन सा है, फिश का कौन सा है, क्योंकि बेसिक जो स्टार्टिंग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं सब में सेम होती है। तो यहाँ से भी लगता है कि हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है दे आर इंटररिलेटेड एंड वी हैव सेम जो है फंक्शंस या सेम बॉडी जो मेकअप है, कहीं ना कहीं से ये इवॉल्व हुआ है। एटाविज्म की अगर बात करूंगा कि एटाविज्म एक ऐसा कंसेप्ट है कि रीअपीयरेंस ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट इन एन इंडिविजुअल को एटाविज्म कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कई बच्चे पैदा होते हैं जिनको टेल है, तो टेल हमारे पास ऐसे भी टेल बोन है, लेकिन आप वहां पे अच्छी तरह से देखोगे आपको लगेगा कि टेल यहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन एवोल्यूशनरी स्टेजेस के साथ साथ ये एक्सटिंक्ट हो गई है। लेकिन आज भी अगर किसी बच्चे को टेल लगी हुई होती है तो इससे तो यही लगेगा कि हमारा अभी भी टेल का जीन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा है, और इस टेल जो हमारे एंसेस्टर होंगे वो टेल वाले होंगे और वहां से ही हम इवॉल्व होके बने। तो एटाविज्म भी एक हमें एक एविडेंस देता है कि एवोल्यूशन जो है हमारे यहाँ पे हुआ है। इसी तरह से साइटोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं। साइटोलॉजिकली अगर स्टडी करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में देखोगे, सभी एनिमल्स के सेल को स्टडी करोगे, उस एनिमल के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, वही सारा अगर किस मतलब कि जो बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर है या बेसिक सेल जो है वो सब में सेम है, लेकिन वो सेल मिलके कोई फंक्शन करते हैं तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग हो जाता है। तो इससे भी लगता है कि साइटोलॉजिकली भी हमारे पास एविडेंस है। बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि हमारे जो बॉडी का केमिकल मेकअप है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, यही हमारी बॉडी में बनी है, दूसरे की भी बॉडी बनी है, तीसरे की भी बनी है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि हम केमिकली जो है सभी लोग एक जैसे हैं, और हमारा जो है एवोल्यूशन हुआ है, और एवोल्यूशन होके हम डिफरेंट लाइन पे गए हैं। एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगा। एवोल्यूशन कैसे हुआ का क्वेश्चन आंसर ये है कि ये बहुत ग्रेजुअल चेंज आई है। और हुआ क्यों है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहा है। जैसा एनवायरनमेंट जब अर्थ बना था उसके बाद था, और वैसा एनवायरनमेंट आज नहीं है। इसी तरह से एनवायरमेंटल चेंज आने से क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स की हैबिट और हैबिटेट भी चेंज हुई। हैबिट और हैबिटेट को पाने के लिए ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट लाइन पे जाके अपने आप को सर्वाइवल के लिए जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया। एडजस्ट करते समय में अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन लाई, और वो मॉडिफिकेशन जो है वो डिपेंड करी कि किसने अपना जीन पूल शेयर किया है। जैसे जितना ज़्यादा जीन पूल शेयर कम हुआ है उतना ज़्यादा चांसेस हुआ कि नई नई स्पीशीज जो है अलग अलग लाइन पे इवॉल्व हुई है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से फिर से देखना। 10th क्लास में आपको उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ाना है, लेकिन आपने ये रखना है दिमाग में कि एवोल्यूशन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो भी लाइफ हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये लाइफ इवॉल्व हुई है कुछ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, और हमारे कुछ एंसेस्टर हैं, हम मॉडिफाई हो रहे हैं। आज भी एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हमें एक जनरेशन या 2 जनरेशन में दिख नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत
ग्रेजुअल चेंज है, बहुत आस्ता आस्ता चेंज हो रही है, ये एब्रप्ट चेंज नहीं आ रही है। लेकिन कहीं कहीं केस पे आप ये देखोगे कि ज़्यादा चेंज भी आती है, और अगर 1000 साल की वैसे वैसे चेंज हम लेकर जाएं तो जरूर आगे जाके डिफरेंस आएगा, और जो स्पीशीज इंडिविजुअल होंगे वो नई स्पीशीज उनको कहेंगे, बिकॉज दे विल हैव डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट बॉडी डिजाइंस एंड डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी। ठीक है, एंड हम अगर कहेंगे कि जो नई स्पीशीज बनी अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कि न्यू स्पीशीज हैव बीन क्रिएटेड, एंड दिस क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज टर्म्ड एज एवोल्यूशन, या हम इसको स्पीशिएशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। थैंक यू।